सभी साथियों को नमस्कार। आज की इस मीटिंग में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे भाई पंकज जी, अमर जी और रजनीश जी के साथ अपने सभी मीडिया के साथियों को मैं नमस्कार करती हूँ। लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। नॉमिनेशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही टिकट डिक्लेयर होती हैं तो चुनावी शंखनाद पूरा हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं कमलजीत शेरावत पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की प्रत्याशी हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने मुझ पर बहुत बड़ा विश्वास जताया है और मैं लगातार क्षेत्र में लोगों के संपर्क करने के लिए, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ और अपने मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करती हूँ। आप ऑलमोस्ट सब मुझसे क्षेत्र में मिल चुके हैं, लगातार मिलना रहा है और आप लोग कवर करते रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि आप लोग वो हैं जो निष्पक्ष भूमिका में होते हैं। किसी को कितना भी अच्छा लगे या बुरा, हर बात जानने का आपको अधिकार है और उस अधिकार को समझते हुए मुझे लगा कि मैं एकदम अगर आप लोगों को बुलाती तो शायद आपके पास बहुत कम सवाल होते। आज जब 40 दिन बीत चुके हैं और इतने ही दिन बाकी हैं, तो ये वो मिड टाइम है जब आप भी जनता के बीच में सवालों को ले चुके हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी हमसे भी बड़ी है। आप निष्पक्ष भूमिका में रहते हैं। आपको ठीक को ठीक और गलत को गलत कहते वक्त घबराना नहीं चाहिए और यही निवेदन मैं आपको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करूँगी। किसी सवाल पर कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ मुझे लगता है कि शब्दों को और भावना को ठीक हो तो कोई बात तीखी नहीं होती। भावना होनी चाहिए कि सत्य जानना है। तो मैं आपको आज निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे को तो आपने जो साथ दिया, मैं उसकी आपकी धन्यवादी हूँ और अब नहीं दिया है, हमेशा देते रहे। मैं अगर आज इस पोजीशन पर पहुँच भी पाई हूँ, एक बहुत ही आम घर से हूँ, कार्यकर्ता हूँ, तो मैं आज जहाँ तक पहुँची हूँ उसमें आपका रोल रहा है, क्योंकि आप जहाँ जाते हैं बात करते हैं और आपकी बातों पर लोग विश्वास करते हैं। इसीलिए आपको लोकतंत्र का एक मुख्य स्तंभ कहा गया है। तो आज का मेरी तरफ से तो इतना ही निवेदन है। आपके जो भी सवाल हैं, मुझे अपनी तरफ से टाइम की कोई दिक्कत नहीं, आप जितना चाहे टाइम ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी आप सवाल पूछेंगे मैं उनका जवाब दूंगी। और अगर लगता है कि भाई किसी को जल्दी है, वो अपने पहले पूछ ले, मतलब मेरी तरफ से टाइम की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, न सवालों की है। जो जिसके मन में हो मैं उसका खुलकर आप सवाल पूछिएगा और मैं खुलकर ही उसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरे सभी आप लोग साथी हो, साथी से ज़्यादा आप सब मेरे भाई बहन हो। हम सब लोग तकरीबन एक ही तरह से स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो इस मेहनत में एक दूसरे के हमें जो पॉजिटिव बात है वो भी, सजेशन है वो भी, और जो नेगेटिविटी है वो भी, सब पर बात करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। तो मैडम, पहला सवाल है कि आपने अभी तक 2 राउंड कर दिया अपने लोकसभा में, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जनता क्या कह रही है आपसे, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस भी तरह तरह के दावे करती है, उस पर आपका क्या रिएक्शन? सर्वप्रथम तो मैं अभी एक ही राउंड पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि 25 लाख की लोकसभा है, लेकिन बहुत क्षेत्र में जाना हो गया है। मोदी जी ने जो 10 साल में किया है वो ब्लैक एंड वाइट है। पहले उन्होंने 2014 का, फिर 2019 का मैनिफेस्टो दिया और मैनिफेस्टो के बाद काम पूरा करने की उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी है। तो जब क्षेत्र में जा रहे हैं, कहीं से भी ये सुनने में नहीं मिल रहा है कि ये कहा गया था और ये नहीं हुआ है। तो सबसे पहली तो मुझे संतुष्टि यही हुई है कि अपने नेतृत्व के ऊपर जनता का भरोसा दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मैं इस बात को आज आशीर्वाद के रूप में ले रही हूँ। बाकी रही आम आदमी की, और जो दूसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस जो गठबंधन में है, मैं उनके बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहती कि मुझे लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अपनी ही बात कर लूँ। जब तक पर्टिकुलर आपकी तरफ से कोई सवाल नहीं है तब तक मुझे लगता है कि मुझे अपनी ही बात करनी चाहिए। हाँ, आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस को लेकर पिछले 10 साल की जनता के बीच में विश्वास की भावना को देख पा रही हूँ। मैम, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से भाजपा दबाव महसूस कर रही है?
दो दल जो एक दूसरे को कोसते हुए आगे बढ़ रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी का राजनीति में आना, सबसे पहले बयान ये था कि कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की डायरी मेरे हाथ में है, आते ही मैं उनको सज़ा दिलवाऊंगा। और कांग्रेस का भी एक ही कहना था कि ये लोग राजनीति के लायक नहीं हैं। ऐसे दो दल जब गठबंधन कर रहे हैं तो क्या वो देश के हित में कर रहे हैं? आदमी जीवन में कुछ भी खो दे, अपने सिद्धांतों से उसे नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि बाकी धूप जहाँ है वहीं छाँव आती है। ये जनता है, ये सब जानती है। तो इसलिए मुझे लगता है ये गठबंधन अपने आप में ही इस बात का द्योतक है कि दोनों दल एक दूसरे के अस्तित्व को बचाने के लिए साथ मिलकर आए हैं। जनता में दोनों के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। पश्चिमी दिल्ली के मतदाता कमलजीत सरावत पे भरोसा क्यों करते हैं? पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के सभी क्षेत्रवासी दो कारण से कमलजीत शेरावत पे भरोसा कर सकते हैं। एक पहला भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में भारत के काम नहीं, पश्चिमी दिल्ली के काम जो पश्चिमी दिल्ली में हुए हैं वो आंखों के सामने हैं। तो भारत में जो हुए, जो विश्व में भारत की साख बढ़ी है, मैं उसकी बात लेकर नहीं, पश्चिमी दिल्ली के मतदाताओं में सिर्फ मोदी जी ने जो पश्चिमी दिल्ली के लिए काम किया उन बातों को लेकर विश्वास जताना चाहती हूँ। और दूसरी बात, मेरा भी अपना 6 साल का एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में रोल रहा है। मेयर रही हूँ, लीडर ऑफ हाउस रही हूँ, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर रही हूँ, पार्टी की बहुत पोजीशंस पर रही हूँ। उस नाते क्षेत्र की जनता के साथ लगातार मिलना जुलना, काम करना और नीति बनाने का काम रहा है। तो मैं ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम और अपने किए कामों पर चुनाव लड़ना चाहती हूँ। जब आप ग्रामीण क्षेत्र के दौरे में थी, जब आप ग्रामीण क्षेत्र के दौरे में थी तो समस्याओं ने परेशान नहीं किया कमलजीत सरावत? देखिए, गांव के अंदर और कॉलोनी के अंदर मैं दोनों क्षेत्रों को शामिल करके एक साथ लेती हूँ। पार्कों की, बच्चों के लिए खेल की समस्याएं, कम्युनिटी हॉल की समस्याएं हैं, ये काम दिल्ली सरकार के थे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि शीला दीक्षित जी के टाइम पे जो रूरल डेवलपमेंट फंड 840 करोड़ रुपए पड़ा था, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। पिछले 2015 से फुल फ्लैश आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो भी इसका पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अब एलजी साहब ने इस बात को देखते हुए इस पैसे को 840 करोड़ रुपए को डीडीए को हैंडओवर किया और इस काम के अंदर 400 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। 1200 करोड़ रुपए दिए गए। 1200 करोड़ रुपए में से तकरीबन 450 करोड़ के प्रोजेक्ट पश्चिमी दिल्ली के लिए पास होकर वर्क ऑर्डर हो गए। तो इसीलिए दिल्ली सरकार के तहत, चाहे वो शीला जी थी या वो केजरीवाल जी हैं, उस समय जो काम नहीं हुए वो एलजी साहब ने 8 महीने में किए हैं। तो इसीलिए मैं परेशान नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और उसका ब्लूप्रिंट मेरे पास तैयार है। मैम, जनता का आरोप है कि आपने बिना किसी एविडेंस के ऑपोजिशन को जेल में डालने का काम किया। हम सब लोग पढ़े लिखे हैं और हम सबको ये पता है कि कोई भी पॉलिसी बनने के नॉर्म्स होते हैं, एक एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटर प्रोसीजर होता है। उस पॉलिसी को बनाने के लिए कोई भी नेता, प्रधानमंत्री जी से लेकर मेयर का अपना अनुभव है और हम सब पढ़े लिखे हैं। ऑफिसर्स के साथ कोई भी जो पॉलिसी होती है डिस्कस होती है, लेकिन उसको नियम बनाने का अधिकार वो होता है ऑफिसर का। साइन पर उसके बाद में उसके ऊपर सरकार करती है, लेकिन पॉलिसी की ड्राफ्टिंग हमेशा ब्यूरोक्रेट विंग करती है, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं वो करते हैं। एक्साइज पॉलिसी का पहला रूल था कि जो मैन्युफैक्चर हैं वो रिटेलर नहीं हो सकते। तो पहले रूल में बदलाव किया गया, ड्राई डेज को कम किया गया, कमीशन सबसे पहले ऑफिसर्स को बुलाकर डिस्कस किया गया, मुख्यमंत्री जी ने और उनकी टीम ने बुला के कि हम एक्साइज पॉलिसी को बदलना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं। ड्राफ्ट पॉलिसी तय हो गई, जिसमें हुआ कि मैन्युफैक्चर रिटेलर नहीं होंगे। कमीशन 2% था, तो उन्होंने कहा कि 2% कम है, थोड़ा बढ़ाना चाहिए, तो 5% करने की बात हुई। पॉलिसी ड्राफ्ट हो गई। पॉलिसी ड्राफ्ट होने के कुछ महीने बाद दोबारा मीटिंग होती है,
और चेंज पॉलिसी उनके सामने रख दी जाती है, ऑफिसर्स के सामने, और कहा जाता है इस पर साइन करें। ऑफिसर जब उस पॉलिसी को पढ़ते हैं तो पहला नियम बदल दिया गया होता है कि मैन्युफैक्चरर्स को ही डायरेक्ट जोन में बांट के दारू बेचने का काम दे दिया गया। एक के साथ एक फ्री की पॉलिसी कर दी गई। उससे बड़ी बात, जो 5% कमीशन प्रपोज हुआ था उसको 12% कर दिया गया। ऑफिसर्स ने पॉलिसी को साइन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो जो एक लाइबल डेजिग्नेट ऑफिसर होता है जिसे पॉलिसी को साइन करना होता है, वो कभी अपनी नौकरी पर बात नहीं लेता। मोदी जी क्या उसको अगर भगवान भी कहेंगे ना तो साइन कर दे, वो कहेगा जी पहले पेपर चेंज कराओ, मैं गलत पेपर पे साइन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 60 साल बाद भी इस पॉलिसी के लिए जेल में जा सकता हूँ। तो उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। उससे लो ग्रेड के ऑफिसर से साइन करा के पॉलिसी लागू करी गई। जब पॉलिसी लागू हो गई तो जिन लोगों ने कैश डीलिंग करी है, 2% कमीशन 12% हुआ, 6% कैश वापस हुआ है। वो जो वापस हुआ है वो ड्राफ्ट पॉलिसी को जिस कंप्यूटर से उन शराब वेंडर्स को भेजा गया, शराब वेंडर्स की तरफ से सजेशन जिस कंप्यूटर पे आए, फॉरेंसिक रिपोर्ट ने उन सब को तैयार कर लिया है। यानी जो भी बात कही जा रही है वो, और वो मुख्यमंत्री के अपने ऑफिस के और कुछ बड़े रिनाउंड होटल्स के कंप्यूटर्स थे जिनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। तो ड्राफ्ट पॉलिसी को लागू करने से पहले स्टेक होल्डर को भेजना क्राइम है, और स्टेक होल्डर के हिसाब से उसको लागू करना क्राइम है। जिन्होंने उनको कैश वापस दिया उन्होंने एविडेंस दिए हैं, होटल्स की सीसीटीवी फुटेज हैं जहां उनके टाइमिंग्स को मैच किया गया है, लोकेशंस को मैच किया गया है। यानी जो कुछ भी है वो सब प्रूफ के रूप में है। ईडी ने सम्मन करके दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को बुलाया था। मुख्यमंत्री साहब कोई लेमैन नहीं है, IRS ऑफिसर है। ही नोज द सेंसिटिव मैटर ऑफ द नोटिस। 9 बार देने के बाद भी मैटर पर गए नहीं, जबकि दिल्ली में थे। अगर बात गलत थी अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहिए था। तो जो अगर कोई जेल में गए हैं विद प्रूफ गए हैं, उन्हीं के लोग सरकारी गवाह गवर्नमेंट अप्रूवर बने हैं और सबूत के साथ गए हैं, और उनको जेल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजा है, उनको देश की कोर्ट ने जेल भेजा है और उनके किए कामों के सबूत के हिसाब से भेजा है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।